भाई जगदीश ठाकुर जी, केसी वेणुगोपाल जी, रघु शर्मा जी, शक्ति सिंह गोयल जी, रामकृष्ण ओझा जी, मिलन देवड़ा जी और यहाँ के उम्मीदवार इंद्रनील राजगुरु जी, सिद्धार्थ पटेल साहब, अर्जुन मोडवाड़े जी और तमाम उपस्थित सम्मानित मंच, उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, हम सबको बहुत खुशी है कि राहुल गांधी जी एक ऐतिहासिक यात्रा निकाल रहे हैं। भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। उसको छोड़ करके आपके लिए आए हैं, गुजरात के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि राहुल जी के दिलो दिमाग में क्या भावना है गुजरात के प्रति। पिछले चुनाव में आपने सबने राहुल जी के प्रति जो प्रेम था, प्यार था, आशीर्वाद था, वो दिखाया गुजरात वासियों ने और हम लोग जीत के नज़दीक पहुंच गए थे। 8-10 सीटों का फर्क रह गया था। तो हम जानते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी के परिवार में इस बात का एहसास है कि गुजरात के लोगों की भावना राहुल जी के प्रति क्या है। देश के हालात बहुत गंभीर है, उसको भी आपको हमको समझना पड़ेगा। किस प्रकार से राहुल जी की यात्रा का उद्देश्य यही है जो देशवासियों के दिलों के अंदर इश्यू बना हुआ है। नंबर 1, भयंकर महंगाई की मार, गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। नंबर 2, बेरोजगारी, नौजवानों में बहुत भयंकर फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, निराशा के भाव आ रहे हैं और उनके परिवार के माँ बाप सोचते हैं पता नहीं बेटा बड़ा होके क्या करेगा पढ़ करके। ये पहली बार आज़ादी के बाद में ऐसा माहौल बना देश के अंदर। और तीसरा सबसे खतरनाक वो है तनाव का, हिंसा का माहौल। कोई पत्रकार, साहित्यकार, लेखक भी अगर कोई लेख लिख दे तो जेल जाओ, राजद्रोह है, देशद्रोह है। ऐसा पहले कभी नहीं था। 70 साल में कांग्रेस नेताओं ने आज़ादी के पहले भी त्याग, बलिदान, कुर्बानियाँ हुई। आज़ादी के बाद में महात्मा गांधी के सानिध्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और अम्बेडकर साहब ने बनाया संविधान, उसके आधार पर ये देश चला है। देश एक रहा, अखंड रहा, लोकतंत्र जड़ें मजबूत हुई देश के अंदर। इंदिरा गांधी जी जान चली गई, उनका सीना छलनी हो गया, पर देश को एक व अखंड रखा, वो कांग्रेस पार्टी है। राजीव गांधी जी शहीद हो गए इस उपमहाद्वीप में शांति स्थापित करने की बात करते करते। तो एक तरफ तो शानदार इतिहास है आपके मालूम है, और दूसरी तरफ जो अहम और घमंड में चल रही सरकार, मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी हो, ये 2 लोग देश चला रहे हैं। ये संभव नहीं है, असंभव है। कोई बोल नहीं पा रहा है, उनकी पार्टी के अंदर भी तब भय है। वो भय पहली बार गुजरात की जनता निकाल रही है। 32 लोग जो इनके उम्मीदवार हैं बीजेपी के, वो रिबेल खड़े हो गए। वो हिम्मत तभी कर सकते हैं जब जनता का मूड बदला हुआ हो। सरकार विरोधी लहरें गुजरात के अंदर, कोरोना को लेकर के कितने लोग मारे गए इनकी लापरवाही से। क्या हुआ, शराब पी करके, नकली शराब पी करके 70 लोग मारे गए। मोरबी के अंदर अभी आपने साइलेंट रखा। मैं खुद गया मोरबी में, राहुल गांधी जी ने कहा वहाँ जाइए सीधे आप। हम लोग गए, सभी लोग सबसे मिले, घायलों से मिले। हम लोग दाह संस्कार में भी गए, वहाँ पर सब कुछ देखा और एक मांग करी खाली, जो वारी मांग थी। आरोप नहीं लगाया हम लोगों ने, हमने कहा खाली आप हाईकोर्ट की सिटिंग जज से या रिटायर्ड जज से जांच करवाओ, जिससे कि सच्चाई मालूम पड़े किसकी लापरवाही से 135 लोग मारे गए हैं। तो मालूम पड़े तो कम से कम आगे गलतियां नहीं करें, लोग डर रहे, भय रहे कि हम अगर गलती करेंगे तो सजा मिलेगी। वो भी इनको मंजूर नहीं है। अब गुजरात हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। तो राहुल गांधी जी अभी आपके सामने अपनी बात रखेंगे। मुझे खाली आपको ये अपील करनी है
सरकार विरोधी भयंकर लहर है। मुख्यमंत्री सहित सबको बदल दिया गया है, उससे अंदाज लगा लीजिए। बेरोजगारी बहुत भयंकर है। गुजरात के अंदर भी सड़कों की स्थिति कैसी बन गई है, कोई जमाने में क्या थी आपको मालूम है, सारे इश्यू आपको मालूम है। और मैं अंत में कहना चाहूँगा, जो राहुल जी के निर्देश पे जो वचन यहाँ पूरे किए जाएंगे, राहुल गांधी जी चुनाव जीतने के बाद में भी राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से लगातार रिपोर्ट ले रहे हैं। कमेटी बनाई बाकायदा एआईसीसी ने मॉनिटर करने के लिए। जन घोषणा पत्र में किए गए वादे कहाँ तक निभाए गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी क्रेडिबिलिटी क्या है और आप पार्टी क्रेडिबिलिटी क्या है। आप सोच सकते हो झूठे वादे कर रहे हैं वो लोग। हिमाचल में वो पता नहीं अचानक ही वहां भी आपकी तरह वादे किए थे हिमाचल प्रदेश वासियों से। वहां पे भी रोड शो किए थे, बड़े बड़े मीटिंग की थी, अचानक ही पूरा विड्रॉ कर लिया अपना कैंपेन। आप सोच सकते हो कि ऐसे लोगों पे क्या विश्वास कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि उनका कोई भरोसा नहीं है, कब गायब हो जाए। गुजरात से भी वादे झूठे, उनके कोई दम नहीं है। मीडिया मैनेजमेंट है, वो सामने आ रहा है आपके। धीरे धीरे उनका टेम्पो नीचे इसीलिए आ रहा है। सच्चाई सच्चाई होती है और गुजरात के लोग, गांधी के प्रदेश के लोग हैं, जानते हैं कि सच्चाई का मायने क्या होता है। इसलिए मैं आपको यही बात कहता हुआ, इस बार सबक सिखाओ। 27 साल का शासन बन गया उनका, एक मौका वापस दीजिए कांग्रेस को। सुशासन करके दिखाएगी कांग्रेस। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। राहुल जी, मैं कुछ कहना चाहूँगा। मैं सौराष्ट्र के लिए कुछ कहना चाहता था। सौराष्ट्र की धरती राहुल जी शूरवीरों की धरती है। इसे सती, संत और शूरा की धरती कहा जाता है। यहाँ पानी की कमी के होने के बावजूद यहाँ का किसान अपने पसीनों की बूंदों से यहाँ धान पकाता है। ऐसी ये गौरववंती जो धरती है, इस पर आपका स्वागत करते हुए मैं आपसे विनती करूंगा कि आप हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करें। मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। केसी वेणुगोपाल जी, अशोक गहलोत जी, डॉक्टर रघु शर्मा जी, जगदीश भाई ठाकुर जी, शक्ति सिंह गोहिल जी, सिद्धार्थ पटेल जी, रमेश चेनेथाला जी, मोहन प्रकाश जी, मिलिंद दियोरा जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सब वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, गुजरात के युवाओं, किसानों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। प्रेस के मित्रों तो कहते हैं, मगर आप हमारी बात नहीं उठाते हो टीवी पे। देखो मुस्कुरा रहे हैं, पीछे से रिमोट कंट्रोल है। इनकी गलती नहीं है वैसे, ये कोशिश करते हैं, मगर इनके जो मालिक हैं इनको देखो ऐसे कर रहे हैं, देखो ऐसे कर रहे हैं।
70 दिन पहले कन्याकुमारी से हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की और अब हम महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में घुस रहे हैं। यात्रा श्रीनगर तक जाएगी और श्रीनगर में हमारा जो तिरंगा झंडा है उसे वो यात्रा लहराएगी। तकरीबन 3500 किलोमीटर की यात्रा है। 120 दिन 125 दिन लगने चाहिए। पैदल यात्रा है। बहुत सीखने को मिल रहा है। युवाओं से बातचीत हो रही है, किसानों से, मजदूरों से, छोटे व्यापारियों से, जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं, उनसे बात हो रही है। बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत मोहब्बत दे रहे हैं। सब जगह लाखों लोग आ रहे हैं। ये टीवी वाले इतना दिखाते नहीं हैं, मगर नदी सी है। रोज 5:30 बजे लोग आते हैं, 6 बजे हम शुरू करते हैं, 8 बजे रात को, 7:30 बजे रात को यात्रा खत्म होती है। अजीब सी बात है, थकान बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूरी की पूरी शक्ति, जनता की शक्ति हमारी मदद कर रही है। दुख इस बात का है कि यह यात्रा गुजरात से नहीं निकली। बड़ी खुशी हो रही है, मगर दुख भी लग रहा है। युवाओं से बात करते हैं, हजारों युवाओं से मैंने बातचीत की है। हर 5-10 मिनट कोई युवा आता है, अपने सपने के बारे में मुझे बताता है। कोई कहता है इंजीनियर बनना था, सालों पढ़ाई की, सपना देखा था कंप्यूटर इंजीनियर बनेंगे, आज मजदूरी कर रहे हैं। कोई कहता है डॉक्टर बनना था, शिक्षा के पैसे दिए, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को लाखों रुपए दिए, आज उबर की गाड़ी चलानी पड़ रही है, पिज्जा डिलीवर करना पड़ रहा है। किसान से बात करो, सवाल पूछते हैं, राहुल जी हमें बात समझ नहीं आती, हिंदुस्तान के 3-4 अरबपति लाखों करोड़ रुपए कर्जा लेते हैं और फिर हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ हो जाता है। हमने क्या गलती की? हम 50,000 रुपए का कर्जा लेते हैं
1 लाख रुपए का कर्जा लेते हैं, हमारा कर्जा कभी माफ क्यों नहीं होता? उन्हें जब वो कर्जा वापस नहीं देते तो उसे वो सरकार नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहती है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। मगर जब किसान 50,000 रुपए कर्जा लेता है, वापस नहीं देता, उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं कहलाया जाता, उसको डिफॉल्टर कहलाया जाता है। यह सवाल किसान पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री बीमा योजना में पैसा डालते हैं, तूफान आता है, बारिश होती है, खेत बर्बाद हो जाता है, 1 रुपया नहीं मिलता। फोन लगाते रहते हैं, नंबर से कोई जवाब नहीं देता, मेल भेजते रहते हैं, इंटरनेट पे मेल भेजते रहते हैं, कोई जवाब नहीं मिलता। ये सब सुनकर काफी दुख होता है। यहां पे मोरबी की ट्रेजेडी हुई, उस समय पत्रकारों ने पूछा मुझसे, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? और मैंने बोला, देखिए 150 लोगों की मृत्यु हुई है, यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इस पे मैं बोलूंगा नहीं। मगर सवाल उठता है, आज उठता है, जिन्होंने ये काम किया उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं, कोई एफआईआर नहीं। बीजेपी के साथ उनका अच्छा रिश्ता है तो उनका कुछ नहीं होगा क्या? चौकीदारों को पकड़ लिया, अंदर कर दिया, मगर जो सच्चे लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं। और ये गुजरात जो आपका प्रदेश है, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री का ये सेंटर है, ये आपकी रीढ़ की हड्डी है। ये जो छोटी कंपनीज हैं, मिडिल साइज कंपनीज हैं, और आपके लोग सिर्फ गुजरात में नहीं चलाते, पूरे हिंदुस्तान में आप लोग इनको चलाते हो। यही तो देश को रोजगार देती हैं। ये जो अरबपति हैं 2-3, ये रोजगार नहीं देते हैं। जो छोटे बिजनेसेस हैं, मिडिल साइज बिजनेसेस हैं, वो रोजगार देते थे। क्या हुआ? सरकार ने नोटबंदी की, आपसे कहा था काला धन मिटा देंगे, काला धन नहीं मिटा। मगर सारे के सारे स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस बंद हो गए। फिर गलत जीएसटी लागू की, 5 अलग अलग टैक्स, हर महीने फॉर्म भरो, जो बचे थे वो भी खत्म हो गए। रास्ता साफ करना था, अरबपतियों के लिए रास्ता साफ करना था। कोरोना के समय भी वही किया। मुझे याद है, हिंदुस्तान के मजदूर, किसी पत्रकार ने मुझे पूछा कि आप 2000 किलोमीटर चले हो। मैंने उससे कहा, देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदुस्तान का हर मजदूर ये 2000 किलोमीटर चला था, भूखा चला था।
तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मगर जब उस मजदूर को सरकार की जरूरत थी, हिंदुस्तान की सरकार ने, गुजरात की सरकार ने उनकी मदद नहीं की। और जब वो मजदूर सड़क पे गिर रहे थे, मर रहे थे, उसी समय बीजेपी की सरकार ने हिंदुस्तान के सबसे अमीर अरबपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते थे वो चिल्ला रहे थे, हम बर्बाद हो गए, नोटबंदी हुई, गलत जीएसटी लागू हुई, उसके बाद कोविड आया, मदद नहीं की, सपोर्ट नहीं दी। ये पॉलिसियां नहीं है, ये नोटबंदी, ये जीएसटी, कोविड में जो इन्होंने किया, ये पॉलिसी नहीं है। ये किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, छोटे व्यापारियों के खिलाफ, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वालों के खिलाफ ये हथियार है, इनको खत्म करने के हथियार है। और जो हिंदुस्तान के 2-3 बड़े अरबपति हैं जिनको आप जानते हो, उनके लिए रास्ता साफ करने के हथियार है। वो कोई भी बिजनेस चलाना चाहे चला सकते हैं, जो भी करना चाहते हैं। टेलीकॉम बिजनेस करना है तो टेलीकॉम में घुस जाएंगे, एयरपोर्ट में घुस जाएंगे, पोर्ट्स में घुस जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, खेती, जो भी ये करना चाहते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स, जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, जो भी सपना देखना चाहते हैं देख सकते हैं। मगर अगर हिंदुस्तान का युवा सपना देखना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, तो पहले आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाइए, लाखों रुपए दीजिए, महंगाई सही है, और उसके बाद इंजीनियर मत बनिए, मजदूरी कीजिए। आज इस देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है, गुजरात में, बाकी हिंदुस्तान में। पहले जो गरीब लोग हुआ करते थे, पब्लिक सेक्टर में उनको नौकरी मिल जाती थी। आज पूरा का पूरा पब्लिक सेक्टर प्राइवेट